नर्मदे हर। दोस्तों, आज 29 जनवरी है और आज हम कुबेर भंडारी करनाली रुके हुए हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया हुआ है कि हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को हमारी प्रश्नोत्तरी की वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूँगा। और आज 29 तारीख है, तो कल के लिए 30 तारीख को आज हम प्रश्नोत्तरी वीडियो बना रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो को। और सबसे पहले जो प्रश्न है वो लेते श्री देवन सैनी जी का। देवन सैनी जी का प्रश्न है कि रेवा संगम पार करने में कितना नाव का किराया लगता है और कितना समय लगता है, ये भी बताओ। तो देवन जी, ऐसी बात है कि हर वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलती है और जो आपने वीडियो देखा है रेवा सागर संगम का, उसमें भी ये जानकारी मैंने दी है कि कितना किराया लगता है और कितना समय लगता है। अब वर्तमान की बात बताएं तो नावें अब बड़ी हो गई है। पहले 3 से 3.5 या 4 घंटे लगते थे, मगर वर्तमान में 2 से 2.5 घंटे नाव में लगते, क्योंकि नाव अब बड़ी हो गई है। और पहले पूर्व में पैदल परिक्रमा वासियों के 150 रुपये और वाहन के द्वारा करने वालों को 250 रुपये देने पड़ते थे। वही नाव का किराया अभी सबके लिए एक जैसा हो गया, 250 रुपये। और दूसरा जो प्रश्न है वो श्री सिद्धार्थ वर्मा जी का है। श्री सिद्धार्थ वर्मा जी पूछना चाहते हैं कि आपका कैमरा कौन सा है, मतलब कि मोबाइल कौन सा। मेरे पास कैमरा नहीं है, मोबाइल है सैमसंग का S21 FE और उसी से वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। ये फ़ोन मुझे पड़ा था 35 या 37 हज़ार में। फ्लिपकार्ट पर अब कीमत शायद 30 हज़ार के आसपास है। अगला प्रश्न है श्री बाला साहेब चौलके जी का। इनका प्रश्न है वीरेंद्र जी और गणपत जी को शिरडी साई बाबा महाराज से नर्मदे हर। वीरेंद्र जी, उत्तर वाहिनी परिक्रमा कैसे करें, कहाँ से करें और कितना दिन का होता है, कृपया हमें बताइए। तो बाला साहब जी, ऐसा है कि उत्तर वाहिनी परिक्रमा के जो वीडियो है उसमें भी मैंने पूरी डिटेल दी है। उत्तर वाहिनी परिक्रमा हर जगह पर अलग अलग होती है। माँ नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा गुजरात में होती है और मध्य प्रदेश में मंडला के पास होती है। जो गुजरात में होती है वो तिलकवाड़ा से रामपुरा तक होती है और टोटल 18 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जो एक ही दिन में होती है। उसकी शुरुआत आप रामपुरा से भी कर सकते हैं, दक्षिण तट से, या तिलकवाड़ा उत्तर तट से भी कर सकते हैं। जो भी आपके नज़दीक में लगता हो वहीं से आप कर सकते हैं। या आप अगर बड़ौदा आते हो तो तिलकवाड़ा से कर सकते हैं, अगर आप राजपीपला आते हो तो रामपुरा से कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न है पंडित श्री रामदास जी का। पंडित रामदास जी का प्रश्न है नर्मदे हर आप फिर कब यात्रा करेंगे 2024, मुझे भी करना है, मुझे बताओ। पंडित जी, ऐसा है कि पहले ये परिक्रमा पूरी हो जाए, बाद में सोचेंगे करनी है नहीं करनी है। अगर परिक्रमा दोबारा से करूँगा तो आपको सूचना ज़रूर दूंगा। अगला प्रश्न है श्री हीनाबेन जोशी जी का। ये कह रही है भाई, ये शूलपाणी झाड़ी टोटल कितने किलोमीटर की है और शूलपाणी स्वर मंदिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितना किलोमीटर है। पिछला जो प्रश्नोत्तरी का वीडियो था मैं बता चुका था कि बड़वानी से गोरा कॉलोनी तक शूलपाणी क्षेत्र लगता है और ये सारा क्षेत्र 233 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। और कितने दिन में पूरी होती है वो आप देख लीजिए। और शूलपाणेश्वर मंदिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न है श्री महेंद्र सोनार जी का। इनका प्रश्न है शूलपाणेश्वर मंदिर में परिक्रमा वासियों के अलावा अन्य भक्तगणों के रुकने के लिए व्यवस्था है क्या, भक्त निवास है क्या है। महेंद्र सोनार जी, ऐसी है कि शूलपाणेश्वर का जो मंदिर है वहाँ परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए अभी व्यवस्था नहीं है। वहाँ से 400-500 मीटर की दूरी पर हरिधाम आश्रम है, वहाँ पर परिक्रमा वासी रुकते हैं। और अन्य यात्रियों की बात करें तो दोनों जगह पर शूलपाणेश्वर मंदिर और हरिधाम आश्रम में आप उसका चार्ज देकर वहाँ पर रुक सकते हो, वहाँ पर कमरे इत्यादि मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है श्री दिगंबर जी का। दिगंबर जी कहते हैं नर्मदे हर क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या है। अभी देखिए, नर्मदे हर क्यों बोलते हैं, इसकी अलग अलग व्याख्या लोगों ने की हुई है। एक तो ये होता है कि नर्मदा मतलब शिव जी की पुत्री, तो पहले पुत्री का नाम और हर मतलब शिव जी का नाम, ये एक व्याख्या। दूसरी एक व्याख्या है कि नर्मदे हर, नर्म मतलब मनुष्य और मद मतलब अहंकार, तो पुरुष के अहंकार को हरने वाली नर्मदा। और हम उनसे प्रार्थना करते हैं
कि हमारा अहंकार हरो। ये भी एक व्याख्या बनाई हुई है विद्वानों के द्वारा। तो इसीलिए नर्मदे हर कहा जाता है। अगला एक प्रश्न है श्री लोकेंद्र प्रजापति जी का। लोकेंद्र प्रजापति जी कहना है नर्मदे हर महाराज जी, आपके शरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पैदल परिक्रमा कितने महीने में लगाई जाती है? आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। तो लोकेंद्र जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पैदल जो परिक्रमा है मैया की वो 3000 किलोमीटर की है और सब अपने अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार पूरा करते हैं। कोई 4 महीने में करता है, कोई 5 महीने में करता है, कोई 6 महीने में करता है, अपने अपने हिसाब से करता है। अगर आप प्रतिदिन का 15 या 20 किलोमीटर भी चलते हैं तो 5 महीने में यात्रा पूरी हो जाती है। अगला प्रश्न है श्री अनिल राजडे जी का। श्री अनिल जी कहते हैं, भाई मैंने ये सुना है कि सरकार ने नर्मदा मैया के किनारे किनारे परिक्रमा करने वालों का पगडंडी मार्ग बंद कर दिया है। अगर ये सही है तो आप सब लोग ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। अब ऐसा है अनिल जी, ये पता नहीं आपने कहाँ से सुना या और कहाँ से पढ़ा, हमें मालूम नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। नहीं तो सरकार ने बंद किया, ना किसी और ने पैदल या पगडंडी बंद की है, ऐसा कुछ है नहीं। अगला प्रश्न श्री शिवम तिवारी जी का। शिवम तिवारी जी का कहना है, भैया बस से भी परिक्रमा की जाती है और कितने दिन में पूरी होती है? तो बिल्कुल शिवम जी, बस और वाहन के द्वारा परिक्रमा करते हैं और बहुत से जगहों पर और बहुत सारे ट्रायल्स वाले इसका आयोजन करते हैं और ये परिक्रमा लगभग 15 या 20 दिन में पूरी होती है बस के द्वारा जो करते हो। अगला एक प्रश्न है श्री विजय शर्मा जी का। विजय भाई कहते हैं, परिक्रमा करने से सिद्धि कब मिलती है? अब विजय भाई ऐसी है कि परिक्रमा करने से सिद्धि मिलती है या ना मिलती है वो अपने भाव पर है। और मेरे हिसाब से मेरा मानना है, परिक्रमा करो या कोई भी यात्रा करो, उनके द्वारा अपने भाव को जगाना है, अपने भाव को बढ़ाना है। जब जब अपना भाव बढ़ जाएगा तो सिद्धि अपने आप मिल जाएंगी। वैसे हम सिद्धि के लिए तो नहीं भटक रहे और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि नर्मदा परिक्रमा करने से लोगों को सिद्धियाँ मिली हो, क्योंकि मैंने तो बहुत से देखे जिन्होंने 12-12 परिक्रमा 9-9 परिक्रमा की हुई है, सिद्धियाँ उनके आसपास भी नहीं भटक रही है। सिद्धि तो ठीक, भाव में भी अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि परिक्रमा करने से सिद्धि मिलेंगी। आप अपनी पात्रता बढ़ाएंगे तो सिद्धियाँ तो आपके शरणों में झुक कर आएंगी, ऐसी बात है। अगला प्रश्न है श्री योगिनी बहन पंड्या जी का। योगिनी बहन कहते, भैया आपका लक्ष्य क्या है? भैया आप क्यों नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो? अब लक्ष्य तो कुछ है नहीं, लक्ष्य यही है कि मैया की परिक्रमा का प्रसार करना है। मेरा तो यही लक्ष्य है और जितना मैया के पास से रह सके और अपने भाव को बढ़ा सके, यही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। अगला प्रश्न है श्री तखत सिंह रावत जी का। श्री तखत सिंह रावत जी पूछते हैं, नर्मदे हर राठौर जी, क्या समुद्र पंचकोशी करना आवश्यक है? विस्तार से बताने की कृपा करें। तखत सिंह जी, ऐसा है कि समुद्र पंचकोशी वैसे तो माँ नर्मदा की परिक्रमा का एक हिस्सा है, मगर उसे करना ज़रूरी नहीं है। समुद्र पंचकोशी मीठी तलाई से होते हुए हम करते हैं, तो ये लगभग 22 किलोमीटर का सफ़र है और हमने किया था, एक ही दिन में हमने पूर्ण किया था समुद्र पंचकोशी और उस पर 3 वीडियो भी बनाए। आप जब वीडियो आए तो देख लेना। और पंचकोशी, समुद्र पंचकोशी करना आवश्यक नहीं है, वो एक अलग यात्रा है और उसे नवनाथ यात्रा भी बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनका नाम नहीं है, सिर्फ CS लिखा हुआ है। इनका प्रश्न है, नर्मदे हर भाई जी प्लीज़ बताओ कि परिक्रमा वासी को नर्मदा परिक्रमा का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है क्या? क्योंकि मैंने किसी वीडियो में देखा है और अगर है तो वो कहाँ से मिलेगा, मतलब उसका प्रोसेस क्या है? तो ऐसा है, सभी को बता दूँ, मैंने पहले शुरुआती वीडियो में ही बताया कि परिक्रमा का जो सर्टिफिकेट है वो लेना इतना आवश्यक तो नहीं है, मगर ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। कई आश्रमों पर उसका ज़रूरत पड़ सकती है और ये लेने के लिए मैंने बताया हुआ है कि मेरा पहला वीडियो देख लीजिए और जगह भी बताई हुई है। वो सर्टिफिकेट निःशुल्क बना कर देते हैं, तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं, ओमकारेश्वर से। और अगर दूसरी जगह से परिक्रमा उठाते हैं तो वहाँ की नगर निगम या पंचायत से ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या फिर अपने गांव से, अपने क्षेत्र से जहाँ से आते हो
वहाँ के पंचायत भवन से लिखवा कर ला सकते हो। अगला प्रश्न है श्री मंजूष केदारी, ऐसा नाम है। भैया जी एक दिन में कितना किलोमीटर चलते हैं? और ये प्रश्न बहुत से लोगों का है कि एक दिन में आप कितना चलते हैं, वर्तमान में आप कहाँ रुके। तो ऐसा है कि हर वीडियो के एंड में हम बताते हैं कि एक दिन में आज हम कितना चले, तो आप वीडियो पूरा देखिए, किसी बात का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। अगला जो प्रश्न है श्री प्रेरणा सोनी जी का, इनका कहना है कि नर्मदा प्रभु जी आप में नर्मदा परिक्रमा करते करते क्या बदलाव आया? अब बदलाव तो बहुत सारा आया और वो सब निजी अनुभव है, वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता। अगर आप परिक्रमा करेंगी तो आपका सब अनुभव होगा, आप सब स्वयं जान जाएंगी कि क्या बदलाव आता है। अगला प्रश्न है श्री रेखाबेन पंडित जी का। रेखाबेन का प्रश्न है, नर्मदे हर बाबा जी क्या आप परिक्रमा में अमावस और पूर्णिमा को कहीं रुक जाते हैं? क्यों? और कन्या पूजन भोजन कैसे करते हो, मैनेज कैसे करते हो? तो रेखा बहन जी ऐसा है कि हम ना अमावस को कोई रुकते ना पूर्णिमा को रुकते। हाँ, अगर कहीं पे स्थान ऐसा लगता है तो हम 1-2 दिन नहीं, ज़्यादा भी रुक लेते हैं। और दूसरी बात तो सभी जानते हैं कि हम वीडियो बनाते हैं तो उनको एडिटिंग करना होता है, अपलोडिंग करना हो तो भी रुक जाते हैं। और कन्या भोजन जहाँ पर अगर व्यवस्था मिलती तो करवा सकते, बाकी क्योंकि हर जगह पे व्यवस्था नहीं मिलती है तो हम हर अमावस्या पूर्णिमा को कन्या भोजन नहीं करवाते हैं, और सिर्फ एक ही बार कन्या भोजन करवाया अब तक। तो ऐसा नहीं है कि हम हर बार कन्या भोजन करवाते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो है श्री सुभाष भगत जी का। इनका कहना, आपके सारे वीडियो अच्छे हैं। सुभाष भगत तालेगाम पुणे से है। नर्मदे हर सुबह स्नान करते वक्त नर्मदा मैया का कौन सा मंत्र जाप करें, आप बताइए। तो देखिए, जो भी आपको स्तुति आती कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्नान करते वक्त कोई मंत्र जाप करें। आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। मैं तो करता नहीं हूँ किसी मंत्र आदि का जाप, क्योंकि मैं तो सिर्फ क्रम सिद्धांत में मानता हूँ और उसी पे चलता हूँ। किसी मंत्र जाप का उच्चारण नहीं करता। हाँ, अपने इष्ट की माला जप जरूर करता हूँ। तो जो आपको ठीक लगे वो मंत्र जाप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है श्री संदीप घोनिया जी का। संदीप जी कहते हैं, आपके वीडियो 1 महीने लेट क्यों आते हैं, अभी आप कहाँ पहुँचे? तो श्री संदीप जी ऐसा है कि वीडियो लेट आने की 2 वजह है। एक ही वजह वैसे तो कि दिन के 2 वीडियो बनते और एक वीडियो अपलोड कर पाता हूँ। तो आज का जो 2 वीडियो बना है वो आज का आधा भाग कल आएगा, तो इसी तरह से गैप बढ़ता जाता है। अभी महीने का गैप है, कल को 2 महीने 3 महीने का भी गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि जब तक हमारी यात्रा पूरी होगी तब तक ये वीडियो आते रहते हैं। और हम कहाँ पहुँचे इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सभी को बता देता हूँ। बहुत सारे प्रश्न कमेंट आते हैं, SMS आते हैं कि अभी आप कहाँ पहुँचे, हमें बताइए। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम जहाँ भी रुकते हैं वहाँ की अपडेट देते रहते हैं कि आज हम कहाँ पर रुके। अगला प्रश्न है श्री गायत्री शर्मा जी का। इनका कहना है कि माँ की यात्रा यदि पैदल करे तो कुल कितना खर्चा आता है? तो खर्चे का ऐसा है कि अपने ऊपर हम कितना खर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बिना पैसों की भी परिक्रमा करते हैं, तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि इतना खर्चा आता है। हाँ, आप अगर खर्चा करते तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं अंदाज़ा कितना खर्चा होता है। अगला प्रश्न है श्री रघुराम जी का। इनका थोड़ा अटपटा प्रश्न है। ये कहते हैं कि मुझे कब से एक संदेह है। इनका पहला प्रश्न है, परिक्रमा की आश्रमों में सभी जगह वॉशरूम होते हैं क्या? तो जवाब है, सभी जगह पर नहीं होते, ज़्यादातर जगह पर होते हैं और कई पर खुले में जाना पड़ता है। दूसरा इनका प्रश्न है कि अगर वॉशरूम या संडास में कुछ देर हो गई तो क्या होगा? पीछे वाला कटाएंगे ना जी? बिल्कुल, अगर ज़्यादा टाइम होगी तो पीछे वाला खड़ा ही रहता है, क्योंकि परिक्रमावासी ज़्यादा है तो खटखटाएंगे ही। तीसरा इनका प्रश्न है, अगर किसी को कुछ देर लगता है तो क्या करें और कुछ उपाय बताएं। अभी इसका मैं क्या उपाय बता सकता हूँ? देर लगती है तो क्या करें, बैठे रहिए और क्या कर सकते हैं, या फिर खुले में जा सकते हैं, यही इसका उपाय है। अगला प्रश्न है श्री अनित्या देव जी का। ये बोलते, ढाबरी में बहुत साल पहले बोलते हैं
कि महात्मा एकलिंग जी का आश्रम था, क्या वो आश्रम आज भी है क्या? डैम बनने से पानी में चला गया क्या? देखिए, मैंने तो नहीं सुना ऐसा कि नहीं महात्मा जी का आश्रम है, और पता नहीं अब तो नहीं है शायद। अब तो डाबरी में कोई आश्रम नहीं है ऐसे किसी महात्मा जी का, पहले होगा तो पता नहीं। और अगला प्रश्न है श्री परवेल पुरी जी का। ये कहते हैं कि 22-25 जनवरी 2024 से परिक्रमा आरंभ करना चाहता हूँ। मेरी उम्र 64 है, 64 है, और फिटनेस भी ठीक है। रोज़ 20-25 किलोमीटर चल कर सहज से चल सकता हूँ। हमारे यहाँ जो परिक्रमा किए हुए परिचित है वो बताते हैं बहुत देर हुई है, गर्मी बहुत रहेगी, कर नहीं सकूँगी, आपकी क्या राय है? अब शुरू करना योग्य होगा क्या? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तो ऐसा है कि अगर आप जनवरी एंडिंग में उठाते हैं तो गर्मी का सामना तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप गर्मी सहन कर सकते हैं, क्योंकि मार्च के बाद गर्मी बढ़ेगी, मार्च, अप्रैल और मई तक फिर आपको बहुत देर हो जाएंगी। या गर्मी सहन कर सकते हो तो आ सकते हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिर आगे गर्मी बहुत बढ़ती है, ऐसा कहना है लोगों का। तो गर्मी सहन कर सकते हैं तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गर्मी सहन नहीं कर सकते तो आने वाले साल का इंतज़ार कीजिए और नवंबर-दिसंबर में आप परिक्रमा की शुरुआत कीजिए। और अगला प्रश्न है श्री रजत भाई जी का। श्री रजत भाई जी कहते हैं कि भाई साहब, माँ नर्मदा की परिक्रमा में कितना समय लगता है? मैं भी करना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि माँ नर्मदा की परिक्रमा 3000 किलोमीटर के आसपास है। कोई 2800 किलोमीटर बोलता है, कोई 3500 बोलता है, कोई 3200 बोलता है। तो आप राउंड फिगर 3000 पकड़िए, और 3000 किलोमीटर की यात्रा आप दिन में कितना चल लेते हैं, उस हिसाब से आप काउंट कर लीजिए कि कितने दिन में पूरी होगी। अगला प्रश्न है श्री कीर्ति भाई जी का। श्री कीर्ति भाई कहते हैं कि गणपत जी का गांव कौन सा है और उनका ज़िला क्या है? तो गणपत जी राजस्थान के जोधपुर ज़िले से है। अगला प्रश्न है श्री अंबू भाई पटेल जी का। अंबू पटेल जी कह रहे हैं कि वीरेंद्र भाई, आज एमपी और मध्य प्रदेश के बीच जो शूलपाणी जंगल का एरिया है वो कितने किलोमीटर का है? अभी पूरा शूलपाणी का क्षेत्र मैंने बता दिया, 233 किलोमीटर के आसपास है, बड़वानी से लगाकर गोरा कॉलोनी गुजरात तक। और अगला प्रश्न है, इनका नाम थोड़ा पढ़ने में अटपटा है, इनका किसी स्टूडियो का नाम पे है। इनका प्रश्न है, एक बात बताओ गुरुजी, जैसे अभी बहुत ठंड पड़ रही है तो हमारे परिक्रमावासी भाई कहाँ पर विश्राम फरमाते हैं? हमारे यहाँ मामूली ठंड नहीं है, अभी हम 12 में है और रात को करीब 1 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। बाहर तो खुले में सो नहीं सकते हैं, और कई उम्र दराज परिक्रमावासी भी होंगे और वो फंस जाते होंगे। तो जैसे 2-3 महीने कोई आश्रम वाले रुकने नहीं देते हैं, फिर कहाँ जाते हैं? मतलब तो समझ गए होंगे। मैं आज जनवरी 2023 के 5 तारीख की बात कर रहा हूँ, बहुत देर हो गए। और ये ठंड महीने से है, जैसे लाखों बीमार होते हैं वक्त। तो इनका मैं कहने का भावार्थ पूरा समझ गया, आप प्रश्न जवाब सुन लीजिए। ठंडी तो पड़ती है, और उस ठंडी को झेलने की मानसिक क्षमता हमारी हर परिक्रमावासी की होती है जो घर से निकलते हैं। तो बहुत सी जगह पर खुला भी मिलता है, पैक भी मिलता है। खुले में ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो ओढ़ कर सो जाते हैं, और क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ कर भी नहीं पाते। अगला प्रश्न है श्री मुकेश जोशी जी का। इनका प्रश्न है, वीरेंद्र भाई, अभी आप कहाँ पर हो, ज़रूर बताएं। नर्मदे हर महादेव। अब मुकेश जी ऐसी है कि हर रोज़ प्रतिदिन हम बताते हैं कि हम कहाँ पहुँचे। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएंगे कि हम कहाँ पर पहुँचे। अभी वर्तमान में हम कुबेर भंडारी करनाली, गुजरात के वडोदरा ज़िले में हैं। अगला जो प्रश्न है वो श्री दीपक यादव जी का है, और दीपक यादव जी का कहना है, वीरेंद्र भाई, नर्मदे हर शूलपाणी से बाइक निकल जाएंगी क्या, बताएं। तो दीपक जी ऐसा है कि शूलपाणी से बाइक निकलना थोड़ा मुश्किल है। कहीं पर रास्ता वैसे बन गया, मगर अभी भी कहीं पर ब्रिज और नाले बनना बाकी है, तो बाइक निकलना थोड़ा मुश्किल है। आप अगर बाइक से परिक्रमा करते तो बड़वानी से प्रकाशा होते
52 गजा होते हुए यात्रा कर सकते हैं। अगली जो कमेंट है वो श्री धनराज दीक्षित जी की है, और श्री धनराज दीक्षित जी कहते हैं, नर्मदे हर प्रभु जी, आप अपने चैनल द्वारा जाने कितने ही लोगों को आपके साथ मां नर्मदा की परिक्रमा करवा रहे हैं। आप बहुत पुण्य कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद। जैसा कि चैनल का नाम सिंपल मार्ग है, वैसे ही आप सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, समझ में भी आता है, और आपके साथ माँ की परिक्रमा भी हो रही है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कृपया यह बताएं कि पहले दक्षिण तट की परिक्रमा कर सकते हैं, उसके बाद समय मिलने पर उत्तरी तट की परिक्रमा कर सकते हैं क्या? अगर हाँ कर सकते हैं तो दक्षिण तट की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? और समय तो ऐसा है कि दक्षिण से ऐसा कहते हैं कि उत्तर तट थोड़ा लंबा है, तो थोड़ा बहुत फर्क आता है बाकी, और दक्षिण तट और उत्तर तट आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसा करते हैं और हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में ऐसा सोचा था कि ये परिक्रमा एक ही बार में पूरी कर लेंगे, मगर ऐसा होना संभव नहीं होता है। और अगर ऐसा करते हैं तो ठीक से हम तीर्थ दर्शन भी नहीं कर पाते और आपको भी नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि परिक्रमा करने के साथ साथ वीडियोग्राफी करना, उनका एडिटिंग करना, उन्हें अपलोड करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। तो ऐसा संभव नहीं है कि हम पूरी परिक्रमा एक ही बार करें और वीडियो बनाएं। हाँ, करने वाले कर सकते, मगर इस अच्छी तरीके से हम तीर्थों के दर्शन नहीं करवा पाएंगे, और इसीलिए हम खंडित परिक्रमा ही कर रहे। जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक जाते, और फिर अगर कोई ऐसा लगता है या वीडियो को अपलोड करना ज़रूरी तो रुकते भी है। इसीलिए आप भी कर सकते, ऐसा कोई है नहीं। अगर आपके पास समय मिलता तो बहुत उत्तम है, आप पूरी परिक्रमा कर लीजिए। अगर समय नहीं है, नौकरी पेशा आदमी है या आपका जो भी बिजनेस है, तो उन्हें उसे भी संभालना ज़रूरी है, तो आप परिक्रमा अलग अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है श्री अर्जुन पारस जी का। इनका कहना है कि आप कहाँ हो, हमें कैसा पता चलेगा, आपका आज की लोकेशन कैसे पता चलेगी? अब मैं अभी कितनी बार बता चुका हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, आपको पता लगता रहेगा। अगला प्रश्न है श्री अंशोया खोलसले जी का। इनका प्रश्न है, नर्मदे हर महाराज, आपकी परिक्रमा देखते हमें भी मन करता है कि मैं भी परिक्रमा शुरू करूं, लेकिन कहाँ जाना है, कहाँ से शुरू करना है, कुछ मालूम नहीं। हम पूना ज़िले से रहते हैं, महाराष्ट्र में। तो ऐसा है अंशोया बहन, अगर आप पूना से रहते, वैसे तो परिक्रमा कहीं से भी मैया के किनारे से कर सकते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग ओमकारेश्वर से करते हैं। तो आप ओमकारेश्वर पहुंच जाइए, वहाँ पर गजानन आश्रम में रुकिए, वहाँ से आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी कि कैसे परिक्रमा करनी है, कैसे संकल्प लेना है, सब जानकारी वहाँ मिल जाएंगी। अगला प्रश्न श्री अर्जुन माली जी का। ये कहते हैं, अगली परिक्रमा कब करोगे? और अगली तो अभी पूरी करेंगे, बाद में देखेंगे अगली कर पाते हैं या नहीं। और दूसरा प्रश्न है श्री अंबू पटेल जी का। इनका 2 बार प्रश्न हो गया। वीरेंद्र भाई, अब आप गिरनार लीली परिक्रमा का वीडियो बनाए, जय गिरनारी। जी पटेल जी, बिल्कुल, ये परिक्रमा पूरी होने के बाद हम अगले साल लीली परिक्रमा का वीडियो ज़रूर बनाने आएंगे। अगला प्रश्न श्री परवीन चंद्र जी का। ये कहते हैं, नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, शूलपाणी का विस्तार कितने दिन में पूरा होता है? अब इसका जवाब भी मैं दे चुका हूँ कि शूलपाणी क्षेत्र कितना लंबा है और कितने दिन लगते हैं। लगभग 8 से 10 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है श्री शांतनु शर्मा जी का। इनका कहना है, भैया जी, नर्मदे हर जो आश्रम भोजन बाल भोग आदि की व्यवस्था करते हैं, उनके आय का साधन क्या होता है, तथा सभी परिक्रमावासी आश्रम में यथाशक्ति धन से सहयोग करते हैं क्या? ऐसा है कि बहुत से लोग करते हैं, बहुत से नहीं कर पाते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जो परिक्रमा करते हैं वो आर्थिक सहयोग देते हैं, मगर हाँ, ज़्यादातर लोग देते हैं सहयोग। और उनकी आय का साधन क्या है वो तो पूछा नहीं, दान के द्वारा ही हो सकता है, और तो क्या हो सकता है। कुछ है अनछत्र ऐसे जो अपने निजी खर्चे से चलाते हैं, मगर वो बहुत कम है। अगला प्रश्न है श्री विजय भाई शर्मा जी का। ये कहते हैं कि शूलपाणी से रेवा सागर कितनी दूर है महाराज? शूलपाणी मतलब कि गोरा कॉलोनी से रेवा सागर संगम करीब 100-125 किलोमीटर के आसपास है। और इसी के साथ आज के इस प्रश्नोत्तरी वीडियो को विराम देते। अगर किसी का प्रश्न बाकी रह गया तो क्षमा चाहते हैं।
अगले वीडियो में उसे ज़रूर लेंगे। नर्मदे हर।